हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जीन पियाजे कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये चीज़ बता दी थी, है ना। अब जीन पियाजे का सिद्धांत तो 1923 ईस्वी में दिया गया। स्विट्जरलैंड के जीव वैज्ञानिक थे ये। अन्य नाम इनका, मतलब इस सिद्धांत का संज्ञानात्मक सिद्धांत तो बहुत बार पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था, तो ध्यान रखना जीन पियाजे ने दिया था। विचारधारा का नाम था विकासवादी विचारधारा, मतलब इन्होंने जो जिस विचारधारा का जिक्र किया है वो है विकासवादी विचारधारा। इसने मतलब इन्होंने बालक की जो शेषवावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन किया है। मतलब जो जीन पियाजे थे उन्होंने ओनली बालक की जो शेषवावस्था है वहाँ से लेकर उसकी किशोरावस्था तक ही अध्ययन किया। आपको पता है ना, आगे प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था भी आता है, उनका इन्होंने जिक्र भी नहीं किया। इन्होंने अपने 3 बच्चों की क्रियाओं का अध्ययन किया था। तो देखो, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों पर ही किए थे, मतलब इन्होंने अपने ही बच्चों पर उनकी क्रियाओं पर ध्यान दिया कि ये ऐसे ऐसे क्यों करते हैं, राइट। तो इन्होंने अपने 3 बच्चों पर बहुत कड़ी नज़र रखी है भाई। इन्होंने पेंडुलम यंत्र पर भी कार्य किया है। तो आपसे अगर पूछ ले, पेंडुलम यंत्र पर कार्य करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे थे। इसके अलावा इसका सिद्धांत मौलिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो मौलिक सिद्धांत के अंदर आता है संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो कि जीन पियाजे ने दिया था। यह बालक के विकास के लिए जैविक योग्यताएं तथा वातावरण को प्रमुख मानता है। अब देखो, सबका अपना अपना ओपिनियन है। जैसे थोड़ी देर पहले क्या लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, किसी ने पुनर्बलन को इम्पोर्टेंस दी है, किसी ने ये बोला है कि आवश्यकता ही सीखने के लिए ज़रूरी है ना। किसी ने ये बोला है कि उद्दीपक की समीपता डिपेंड करती है सीखने पर। उसी तरह से जो जीन पियाजे हैं वो ये मानते हैं कि बालक के विकास के लिए जो जैविक योग्यताएं तथा वातावरण है वो प्रमुख है। ठीक है, तो ये अपना अपना ओपिनियन है, ये जीन पियाजे का ओपिनियन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ओपिनियन है ना। इनकी बुक थी द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। बुक का नाम आपसे कोई नहीं पूछने वाला। जैविक योग्यताएं, अब इन्होंने जैविक योग्यताओं को इम्पोर्टेंट माना है, इन्होंने ये बोला है, और वातावरण को भी इम्पोर्टेंट माना है। किसके लिए? बालक के विकास के लिए। तो अब आपको ये तो पता होना चाहिए ना, जैविक योग्यताओं में इन्होंने किस किस की बात करी है। तो परिपक्वता, अभिवृद्धि आदि बढ़ती है। वातावरण में विभिन्न क्रियाएं बालक के समक्ष की जाती है। तो देखो, जैविक योग्यताएं जो है उसमें जो परिपक्वता और अभिवृद्धि है वो बालक की एज के साथ साथ में बढ़ती है। आपको पता है, जब बालक एडल्ट, मतलब जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो बोलते हैं ना, अब ये मैच्योर हो चुका है, ये परिपक्वता आ चुकी है, समझदार हो चुका है। तो वही चीज़ है कि परिपक्वता और अभिवृद्धि आदि बढ़ते हैं। ठीक है, और वातावरण में विभिन्न क्रियाएं बालक के समक्ष ही की जाती है। आपको भी पता है कि बालकों के लिए वातावरण कितना इम्पॉर्टेंट है। बोलते हैं ना कि जब छोटा बच्चा हो तो उसके सामने गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, बकवास नहीं करनी चाहिए, कुछ भी, मतलब क्योंकि क्या है ना, बालक पे सीधा इफेक्ट पड़ता है। अगर वो गाली सुनेंगे तो वो गाली बोलने लग जाएंगे। उनको उस टाइम ये समझ नहीं होती है कि क्या सही है क्या गलत है, वो जो सुनते हैं बस वो वही बोलते हैं। तो इसी वजह से ये चीज़ बोला जाता है कि आसपास का जो पड़ोसी हैं, लोग हैं, पड़ोसियों के बच्चे हैं, उनका और बाकी सारा माहौल ठीक ठाक हो बच्चे के हिसाब से। ठीक है, तो बालक अपनी जैविक योग्यताओं के अनुसार वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। बालक इन दोनों में संतुलन बनाता है। अपनी जैविक योग्यताएं, मानसिक योग्यताएं आदि के अनुसार वातावरण से विभिन्न क्रियाओं को ग्रहण करता है। तो बालक क्या करता है, जो उसकी जैविक योग्यताएं हैं और मानसिक योग्यताएं हैं उनमें संतुलन बनाता है और इनके अनुसार वातावरण से विभिन्न क्रियाओं को ग्रहण करता है। अब आपको पता है, नहीं पता तो बता देती हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं जो 1 साल से पहले ही चलने लग जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं 1 साल में चलने लगते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत क्लियरली जल्दी बोलने लग जाते हैं, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो तुतलाकी बोलेंगे काफ़ी टाइम तक। तो ये सब क्या है, ये उनकी उनकी जैविक योग्यताएं हैं कि उनमें वो समझ कब आती है, वो परिपक्व कब होते हैं। या फिर कुछ बच्चे होते हैं जिनको बोलते हैं बेटा गिलास लाना, वो ला के दे देते हैं, तो उनको समझ में आ चुकी है ये चीज़ कि गिलास किसको बोला है हमने, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देरी से सीखता है। तो ये सब डिपेंड करता है उसकी मानसिक और जैविक योग्यताओं पर। ठीक है, जिससे नवीन क्रिया को सीखता है और इससे ये क्या करता है, नवीन क्रियाएं सीखता है। तो जैविक योग्यताएं तथा वातावरण के बीच में अंतःक्रिया होती है, उस अंतःक्रिया में संतुलन बनाते हैं। संतुलन, स्कीमा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, अभी बताते हो स्कीमा क्या होता है। ऐसे पूछ लेते हैं स्कीमा क्या है। ठीक है, तो जैविक योग्यताएं और वातावरण की अंतःक्रिया होती है, आपको पता है। ठीक है, संतुलन तो बनाया ही था, अभी समझा दिया था आपको। उसके बाद में स्कीमा, तो स्कीमा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्कीमा के अंदर आत्मीकरण या समावेशन या फिर समंजन, व्यवस्थापन, स्थानीयकरण और साधारणीकरण। अब बताओ, ऐसे नाम है। तो अब मैं इनको
मैं साइकोलॉजी अपनी लैंग्वेज में समझा सकती हूँ बेटा, लिख थोड़ी ना सकती हूँ। आप अगर मेरी वाली साइकोलॉजी लिख के आओगे तो नंबर कौन देगा आपको, हैं? तो इस स्कीमा के अंदर ही आता है आत्मीकरण, समावेशन, समंजन, व्यवस्थापन, स्थानीकरण, संधानीकरण। देखो कितने सारे नाम, इसीलिए कहती हूँ ये नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे बालक के विकास में जैविक योग्यता में वातावरण को प्रमुख मानता है। भाई साहब ये तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान जरूर रख लेना कि जीन पियाजे ने बालक के विकास में जो है किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है ना, तो जैविक योग्यताओं और वातावरण को दिए। अब स्कीमा क्या है वो अच्छे से समझ लो। यह एक मानसिक संरचना है। तो जो स्कीमा है वो मानसिक संरचना है। किसी भी कार्य को करने की मानसिक योग्यताओं में विधि होती है। अब आपको बोल दें ये काम करना है, पर करना कैसे, आप उसको सोचोगे समझोगे उसके बाद ही तो कर पाओगे ना। तो वो जो विधि है वही जो आप मेंटली सोच रहे हो, ठीक है, वही स्कीमा जिसके आधार पर उस कार्य को करते हैं। तो वही चीज़ बोली गई है। ये प्राणी को निर्देशित करता है। तो आपको बोल दिया गया है कि आपको ये काम करना है, बट कहाँ से निर्देश लाओगे? आपको किसी ने सिखाया थोड़ी है, आप अपनी बुद्धि का यूज़ करोगे, ठीक है, आप अपनी सोच समझ के लिखोगे, अपनी सूझबूझ का यूज़ करोगे। जैसे एग्जाम्पल ले लो, आपको किसी ने बोल दिया आपको निबंध लिखना है, ठीक है, टॉपिक का नाम बता दिया और बात खत्म। आपको पहले नहीं बोला था तैयार करके आना है, तो फिर अब आपको जो उस टाइम पे याद आएगा, याद है गाय पर निबंध बहुत लिखा है बचपन में, है ना? तो क्या क्या सोच सोच के लिखा है बताओ, रहन दो, है ना? अपने आप ही सोच लो। गाय की 4 टांगे होती हैं, गाय की पूंछ होती है ना? ऐसा तो निबंध लिख देते, सब बच्चे ऐसे ही लिखते हैं, टेंशन ना लो। सब एक ही वो कहते हैं एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं, तो वही वाली बात है। तो ये सब चीज़ें, बट यहाँ पे ये बहुत छोटू सा एग्जाम्पल हो गया, बट हाँ कोई ना, ऐसे ही पढ़ाती हूँ मैं तो आपको साइको, आपको पता है। तो इस स्कीमा क्या है, थोड़ा ध्यान देना इस वर्ड पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मानसिक संरचना होती है और ये मानसिक योग्यताओं में विधि होती है किसी भी कार्य को करने की, है ना, और इसके आधार पर आपको उस कार्य को करने के निर्देश मिलते हैं, ठीक है, ये आपको निर्देशित करती है। यह कार्य करने की एक मानसिक संरचना होती है, ठीक है, मानसिक संरचना। दिमाग का यूज करो बेटा। तो आपसे अगर कोई पूछे स्कीमा क्या है, तो स्कीमा के लिए ध्यान रखना कि यह है कार्य करने की मानसिक संरचना होती है जो प्राणी को निर्देशित करती है कार्य को कंप्लीट करने के लिए। स्कीमा जीव विज्ञान का संप्रत्यय है। इसके विकास के 2 चरण होते हैं। तो स्कीमा के अब भाई 2 चरण हैं, जिक्र तो करना पड़ेगा। तो पहला है आत्मीकरण और समावेशन, ठीक है। तो नवीन कार्य को सीखने की योग्यता किसके अंदर है? समाहित, समावेशन या आत्मीकरण में। बड़े भाई को छोटा भाई लिखता हुआ देखता है। अब बड़े भाई को छोटे भाई ने लिखता हुआ देखा और वो भी क्या करेगा, लिखने का ट्राई करेगा। तो छोटे भाई के लिए लिखने का कार्य क्या हो गया, नवीन कार्य हो गया ना, वही चीज़ बोली गई यहाँ पे। समंजन, व्यवस्थापन, स्थानीकरण और संधानीकरण में क्या आता है, इसके अंदर आता है आत्मीकरण के द्वारा सीखी गई क्रियाओं का व्यवहार में प्रयोग करना। अब छोटे भाई ने बड़े भाई को देखकर लिखना सीखा, ये चीज़ आई आत्मीकरण में या समावेशन में, बट उसको उसके द्वारा सीखी गई जो क्रिया है उसको व्यवहार में प्रयोग करना, व्यवहार में प्रयोग करना कहलाता है व्यवस्थापन, समंजन, स्थानीकरण, संधानीकरण, ठीक है। तो जैसे छोटा भाई बड़े भाई को लिखता हुआ देखा, ठीक बात है, लिखने की क्रिया का आत्मीकरण करता है, मतलब बड़े भाई को देखकर लिखने की क्रिया सीख लेता है, उसके बाद वह स्वयं स्लेट पर लिखने लगता है, ये समंजन कहलाती है। कुछ समझ में आया? अगर छोटा भाई ने बड़े भाई को देखकर लिखने की सिर्फ क्रिया सीखी है तो वो आत्मीकरण है, मतलब लिखने की क्रिया का आत्मीकरण करता है। वो ये देखता है अच्छा भाई ने ऐसे पेन पकड़ा है, अच्छा भाई ने ऐसे कॉपी पर लिखा है, तो वो तो आत्मीकरण हो गया है ना। बट उसके बाद में वह स्वयं स्लेट पे, अरे पट्टी याद नहीं है, ब्लैक कलर की स्लेट होती थी, उसके बाद वह स्वयं स्लेट पर लिखने का ट्राई करता है, तो वो समंजन के अंदर आएगा, ठीक है। आपसे एग्जाम्पल देके पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से आत्मीकरण का पोर्शन कौन सा, समंजन कैसा है। जैसे याद है मैंने आपको अनुबंधित और अनुबंधित वाले एग्जाम्पल करवाए थे, उसी तरह से। तो ध्यान रखना, जो आत्मीकरण का सीखता है, क्रिया सीखता है, वो आत्मीकरण में आता है, बट उस क्रिया का व्यवहारिक यूज करता है, व्यवहार में प्रयोग करता है, उसको समंजन में इंक्लूड करेंगे। जीन पियाजे के अनुसार बालक की जो बौद्धिक विकास की अवस्थाएं या संज्ञानात्मक विकास के जो चरण हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि जीन पियाजे पूरे ही इंपॉर्टेंट है ना, इनका एक भी वर्ड वगैरह ऐसा नहीं है कि इन्होंने बोला हो और जो इम्पोर्टेंट ना हो। तो संज्ञानात्मक विकास के जो चरण है
ये कट गया बट आपको पता है ना मैं राउंड कर रही थी। संज्ञानात्मक विकास के जो चरण हैं वो कितने प्रकार के हैं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखने हैं। संवेदी पेशीय अवस्था, एक तो ये ध्यान रखोगे ये कितने काल वाली है, मतलब जन्म से 2 वर्ष तक है या 4 वर्ष तक है। तो संवेदी पेशीय अवस्था तब बोला जाता है जब जन्म से 2 वर्ष तक है। इंद्रिय जनित अवस्था, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो काल है वो होता है 2 से 7 वर्ष का। इसको प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था भी कहा जाता है। बुद्धि प्रदर्शन अंतर्ज्ञान की अवस्था भी कहा जाता है। तो जो प्राक संप्रत्यात्मक की अवस्था है वो 2 से 4 वर्ष का काल होता है। बुद्धि प्रदर्शन या अंतर्ज्ञान की जो अवस्था है वो 4 से 7 वर्ष का होता है, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इनको आगे चल के थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ नाम देखो और इनका काल देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 या 12 वर्ष तक होती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये होती है 11-12 वर्ष से ऊपर वाली, ठीक है। तो आपको अभी मैंने 4 नाम बताए हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला नाम था संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था का काल होता है जन्म से 2 वर्ष। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसका काल होता है 2 से 7 वर्ष। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसका काल होता है 7 से 11-12 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का जो काल है वो होता है 11 से 12 वर्ष के ऊपर। अब संवेदना, तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान संवेदना। पेशीय शारीरिक क्रियाएं जो है वो पेशीय के अंतर्गत आती है। और ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान जो है वो संवेदना के अंदर आता है, ओके। अब पहली है संवेदी पेशीय अवस्था। तो इस अवस्था में संवेदना का अनुभव करता हुआ बालक शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में चिंतन नाम मात्र का होता है। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसके अंदर जो चिंतन है वो नाम मात्र का होता है। तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करो, पैदा होते ही बच्चा सोचने तो नहीं लग जाएगा ना, है ना। तो वहाँ पर चिंतन करने थोड़े लग जाएगा, तो चिंतन वहाँ पे नाम मात्र का होता है संवेदी पेशीय अवस्था में जब वो 2 वर्ष तक का होता है, ठीक है। और इस अवस्था में संवेदना का अनुभव करता हुआ बालक शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है और जो वस्तु संसार में है उसी का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। मतलब उन बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती कि अच्छा ये चीज़ है तो इसका अस्तित्व भी है, वो स्वीकार ही नहीं करता। विशेषताएं, सहज क्रियाएं, अब जो संवेदी पेशीय अवस्था है उसकी कुछ विशेषताएं हैं कि सहज क्रियाएं, है ना। सहज क्रिया को ही प्राकृत क्रियाएं बोला गया है। अस्थिरीकरण, आई थिंक संवृद्धिकरण है कि हड्डियों का मजबूत होना ऑब्वियस है। जब जब बच्चा बढ़ेगा तो अस्थियां तो डेवलप होंगी ही ना। आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव ही बच्चे की अस्थियां वृद्धि ये तभी होती है जब वो बचपन से, मतलब बचपन में सबसे पहले चलना सीखेगा। चलने के बाद में उसकी फिर हाइट वाइट बढ़ती है, उसके दांत वाँत आते हैं। तो मतलब कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। तो आई थिंक ये अस्थिकरण है, अस्थिकरण मत पढ़ो इसको, अस्थिकरण पढ़ लो, ठीक है। अस्थिकरण या सुदृढ़ीकरण, तो हड्डियों का मजबूत होना, सुदृढ़ होना। आसक्तिकरण मतलब प्रेम करना, बच्चों को थोड़ा होता है ना, मम्मा है ये मेरी, पापा है ये मेरे। वर्णांधता की अवस्था, तो सफ़ेद लाल रंग की पहचान करना वर्णांधता में आता है। वस्तु अस्थायित्व है, नज़रों के सामने है वही है। उनका ऐसा है कि जैसे उन्होंने मम्मा को देखा तो ठीक है मम्मा, अब उनकी जगह मम्मा की जगह कोई और भी आ जाएगी ना, मतलब कोई और औरत भी आके पास में बैठ जाएगी तो उनको लगेगा यही मम्मा है। होता है ना कुछ कुछ बच्चों का, बस वो मम्मा बोलना सीखते हैं तो वो दिन भर मम्मा 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 ही करते हैं ना। ऐसे ही अगर उनके सामने कोई मतलब पापा है तो ऑब्वियस है पापा को पापा बोलेंगे, पर पापा की जगह चाचू भी आ गए तो वो पापा बोल देंगे क्योंकि उनको तो पापा बोलना आता है। तो वो नहीं अभी तक उनको ये समझ नहीं है, फेस देखकर वो ये पता कर लें कि अच्छा यही माँ है यही पापा है, ठीक है। ऐसे ही वस्तुओं से बात है। अगर छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है ना, उसके सामने रखा हुआ है कि ये गिलास है, तो जब तक अपन बोलेंगे गिलास है ला के दे दे बेटा, इशारा करके बोलेंगे, वो समझ जाएगा इसकी तरफ बात हो रही है। बट जैसे ही गिलास उसकी नज़रों से गायब, वो यही नहीं पता कर पाएगा गिलास कौन सा था। आप गिलास को कटोरी को एक साथ मिक्स करके रख के पूछो तो कुछ ब्रिलियंट बच्चे होते हैं। अब हर किसी, ऐसे में नहीं कि घर में कोई छोटा बच्चा है तो पकड़ के बैठ जाओ आज तो मैं एक्सपेरिमेंट करके ही देखूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें साइकोलॉजी है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ और कुछ नहीं। तो वस्तु अस्थायित्व मतलब नज़रों के सामने है वही उनको लगेगा, नज़रों से हटने के बाद में वो भूल जाएंगे कि अच्छा ऐसी भी कोई वस्तु होती है। अनैतिक अवस्था, तो वस्तुओं को मुँह में लेना,
आपको पता है छोटे बच्चे के हाथ में जो भी आएगा डायरेक्ट मुंह में, है ना। फिर यही बोलते हैं बेटा मुंह में लेना गलत बात है ना। मोस्टली तो उनका हाथ का जो अंगूठा है वो उसको भी नहीं छोड़ते हैं, कपड़े को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अगर कोई टी शर्ट पहनी है तो वो उस कपड़े को भी चगदने लग जाएंगे। तो वो एक चीज़ होती है, बच्चों की हैबिट होती है ये, है ना। तो इसमें वही सब विशेषताएं आई हैं जो कि 2 साल तक बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। वस्तु स्थायित्व तो छुपाई गई वस्तुओं को ढूंढना। अब किसी भी वस्तु को अगर छुपा दिया है तो वो ढूंढने का तो प्रयास करते ही हैं। वस्तुओं को मुंह में लेना, ठीक है, वही सब चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद में जीन पियाजे के अनुसार निम्न क्रियाएं बालक में जीन पियाजे के अनुसार निम्न क्रियाएं बालक में जन्मजात पाई जाती है जो आगे चलकर या तो ऐच्छिक क्रियाओं में बदल जाती है या फिर लुप्त हो जाती है ना। इन्होंने ये बोला है कि निम्नलिखित मतलब ये जो क्रियाएं हैं बेबेंस की मोर वगैरह, आप सोचोगे ऐसी भी क्रियाएं, हाँ भाई होती हैं, ठीक है। तो ये क्रियाएं या बालकों में होती तो जन्मजात हैं, बट आगे चलकर मतलब जब बालक बड़ा होता है तो या तो ये ऐच्छिक क्रियाओं में कन्वर्ट हो जाती है या फिर लुप्ति हो जाती है। तो पहली बेबेंस की, तो बेबेंस के अंदर क्या आता है, देखो बालक के पैर के तलवे में जब गुदगुदी की जाती है तो बालक जो है पैर की अंगुलियों को पीछे की ओर खींचता है, फिर आगे की ओर लाता है। और ये कौन से बालक में देखी जाती है, जो 8 से 12 माह का है, ठीक है। तो ये बेबेंसी वाली क्रिया है कि बालक के पैरों के जो तलवे होते हैं, जब वहाँ पे गुदगुदी करोगे आप तो बालक पैरों की जो अंगुलियाँ उनको पीछे की ओर खींचता है, फिर आगे की ओर लाता है। सेकंड मोरो, तो मोरो के अंदर आता है बालक जब लेटा हुआ होता है ना, उस समय तेज आवाज़ होती है तो बालक सबसे पहले अपनी कमर को ऊपर उठाता है, फिर दोनों हाथों को पीछे खींचता है, फिर एकदम आगे को लाता है। ये क्रिया 6 से 7 माह में ऐच्छिक क्रिया में बदल जाती है। आपसे कोई भी नहीं पूछ रहा बेबेंस की क्या है, मोरो क्या है, आपको बस इनके नाम पता होना चाहिए क्योंकि जीन पियाजे ने इनका जिक्र किया था, ठीक है। अब पकड़ना और ग्रास्पिंग क्या है, रूटिंग क्या है, रेंगना क्या है, स्टेपिंग, ये देखते हैं। तो सबसे पहले ग्रास्पिंग ही देख लेते हैं, है ना, जिसको अपन ने पकड़ना भी बोला है। तो जब बालक की हथेली पर कोई वस्तु हल्की सी दबाकर रखी जाती है तो बालक उस वस्तु के चारों ओर अपनी अंगुलियां लपेट लेता है। याद है, छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथ पे अपनी अंगुली भी रखोगे आप और बड़ा मज़ा भी आता है। अपनी अंगुली भी रखोगे तो वो फटाक से पकड़ लेंगे। उनको नहीं पता कि अच्छा अंगुली पकड़ी है तो क्यों पकड़ी है, क्या उनकी वो एक क्रिया है ग्रास्पिंग। तो आप लोग सोचते हो वाह ये तो मेरे को पहचानता है, आप फालतू में खुश हो रहे हो। तो आज के बाद में ध्यान रख लेना, बच्चे जनरली ऐसा करते ही हैं कि उनके हाथ में कुछ भी दबाव के साथ रखोगे तो वो पकड़ लेंगे। बहुत से क्या करते हैं, बच्चों को पैसा पकड़ा देते हैं, 1 रुपये का सिक्का पकड़ा देंगे और बोलेंगे देख लो भाई ये तो कितना चंट है, बचपन से ही जानता है कि पैसा क्या होता है। अरे उसे नहीं पता पैसा क्या होता है, वो बस उसकी एक मतलब एक क्रिया है जो जन्मजात है, ग्रास्पिंग बोला जाता है जिसको, कि कुछ भी आप हाथ में पकड़ाओगे तो वो ऑब्वियस से पकड़ेगा ही, है ना। और ये देखी जाती है क्रिया 3 से 4 माह के बच्चे में, ठीक है, ऐच्छिक के। और बाद में ये अच्छा ये क्रिया 3-4 माह में ऐच्छिक क्रिया में कन्वर्ट हो जाती है। अब रूटिंग क्या है, तो बालक के गाल पर जब हाथ लगाया जाता है तो बालक उधर को ही अपना मुंह घुमा लेता है, यह खेलता है। यह क्रिया 3 से 6 माह में ऐच्छिक क्रिया में बदल जाती है। तो जो रूटिंग है, रूटिंग के अंदर क्या आता है कि बालक के गाल पर जब हाथ लगाया जाता है तो जिधर के गाल पर हाथ लगाओगे बालक उधर ही अपना मुंह घुमा लेता है और खेलने लगता है। अच्छा, मुंह घुमा लेता है और खोलता है, ठीक है। मतलब छोटे बच्चों को देखा होगा ना आपने आ करते हुए, है उनको स्माइल देते हुए। तो जिस गाल की तरफ आप हाथ लगाओगे वो अपना मुंह उधर ही घुमा लेता है और फिर मुंह खोलता है। छोटे बच्चे वैसे भी हंसते ही रहते हैं या फिर रोते रहते हैं, 2 ही तो काम है उनके पास में। अब स्टेपिंग में क्या आता है, तो 2 माह के बालक को जब खड़ा किया जाता है तो बालक पैरों को ऊपर नीचे करता है ना। 2 माह के बच्चों को आप खड़ा करके देखना, रहने देना मम्मी पीटेगी उसकी, है ना। बालक पैरों को ऊपर नीचे करता है, ये स्टेपिंग में आता है, ठीक है। घर वाले बोलेंगे पढ़ ली तूने साइकोलॉजी, आज से क्लास लेना बंद, बच्चों को पतंग करने लग गए हो। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, अभी हमने ये पढ़ी थी। चलो बताना हम क्या पढ़ रहे थे, बताओ। आप भूल जाते हो ना समझाते समझाते कि मैम कहाँ पहुँच गए, इसीलिए कहती हूँ साथ के साथ लिख लिया करो, है ना। तो संवेदी अवस्था के अंदर पढ़ रहे थे अपन जो 2 वर्ष तक की होती है। अब हम पढ़ेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष तक की। और इनमें यही इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें अतार्किक चिंतन है तो आपसे पूछ लेंगे अतार्किक चिंतन वाली अवस्था कौन सी और 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को टिक करना है ना। और अनुत्क्रमणात्मक चिंतन की अवस्था भी बोला जाता है, प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखना, एपलेटावी चिंतन,
मतलब एक ही साइड से चिंतन कर सकते हैं। जैसे कि किसी चीज़ के बारे में होता है ना, बहुत बार अपन लोग बोलते हैं ये ऐसा ठीक है पर ऐसा होना नहीं चाहिए, तो वो होना नहीं चाहिए वाले तर्क नहीं दे पाते, वो सिर्फ एक ही वे में बात कर पाते हैं। तो अपलटावी मतलब पलट नहीं सकते अपने चिंतन को, उल्टा नहीं सोच सकते। मानसिक योग्यताओं का अपरिपक्व होना, अभी तक उनकी मानसिक योग्यताएं डेवलप नहीं हुई है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और संज्ञान क्षेत्र का मतलब ही मानसिक योग्यताओं से होता है। अंतर्मुखी व्यक्ति है ना, स्थायी संपर्क बनने की प्रथम अवस्था, स्थायी संपर्क बनने की प्रथम अवस्था इसी में आती है। अब देखो, प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष की, मैंने आपको इसमें आई थिंक 2 अवस्थाएं बताई थी। पहली प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का ही एक पार्ट है। प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था ये होती है जब बच्चा 2 से 4 वर्ष का होता है ना। इसको स्थायी संपत्ति बनने की प्रथम अवस्था के नाम से जाना जाता है। अनुकरण करता है यहाँ पे बच्चा, खेलता है, सजीव चिंतन करता है या जीवा। सजीव चिंतन मतलब अभी आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा, यहीं पे लिखा हुआ है कि निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानने लगता है। याद है जब मान लो बच्चा टेबल से टकराया और रोने लग गया है ना, तो मम्मा आती है और टेबल को मार के बोलती है मैंने मार दिया टेबल को, बेटा चुप हो जा, मार पड़ गई इसको, और वो सच में चुप भी हो जाता है ना। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि उनमें सजीव चिंतन पाया जाता है। वो निर्जीव वस्तुओं को भी अब सजीव मानने लगते हैं। उनको सच में लगता है कि टेबल ने जानबूझकर मारा था, टेबल की पिटाई हो गई, चलो अब मैं खुश हो जाता हूँ। तो वही सजीव चिंतन है। अहमवाद आत्म केंद्रित अवस्था, ईगो सेंट्राइज। तो ईगो कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं आपको जैसे जैसे साइकोलॉजिकल लेक्चर्स आगे लेकर चल रही हूँ, मतलब आगे का पढ़ा रही हूँ, आप पीछे का बोल रहे हो, मैंने आपको ईगो के बारे में, इड के बारे में बता रखा है ना, और सुपर ईगो के बारे में। तो अहमवाद आत्म केंद्रित अवस्था होती है ये वाली। केंद्रीयकरण की अवस्था भी कहा जाता है। यहाँ पे सजीव चिंतन इंपॉर्टेंट वर्ड, आपसे पूछा जा सकता है सजीव चिंतन क्या है। अब इसके अंदर सेकंड है बुद्धि प्रदर्शनी या अंतर्दर्शन अवस्था, जो कि 4 से 7 वर्ष का जब बच्चा होता है तब होती है ये अवस्था। बुद्धि का प्रदर्शन करना, इस अवस्था के अंदर वो अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने लग जाता है। अकेले बातचीत करना, एकालाप की प्रवृत्ति। तो आपसे अगर कोई पूछे कि अकेले बातचीत करना इस बच्चा कब स्टार्ट करता है, तो ध्यान रखना 4 से 7 वर्ष में, जब वो बुद्धि प्रदर्शन या अंतर्दर्शन अवस्था में होता है। और सच में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं यार, मैं खुद करवाऊंगी आपको तब पता चल जाएगा। तो अकेले बातचीत करना, एकालाप की प्रवृत्ति डेवलप होती है। और अगर आपको इतना डिटेल में ना पूछे और आपको सिर्फ ये दे के पूछ ले कि भाई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर निम्नलिखित में से कौन, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपको पता है ना, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही तो बताई है। तो अकेले बातचीत करना या सजीव चिंतन वाली जो विशेषता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के लिए ही होगा ना। थर्ड देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपन को 4 स्टेज पढ़नी है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से क्या मतलब है? तो देखो, ये मूर्त चिंतन मतलब, जो मूर्त का मतलब ये होता है जैसे बच्चे के सामने कोई चीज़ रखी हुई है, कोई वस्तु रखी हुई है, तो उसके बारे में तो वो चिंतन कर सकता है। बट आप बोलोगे बेटा इमेजिन करो ऐसा भी कुछ होता है, तो भाई अभी वो छोटा है, इमेजिन नहीं कर सकता। उसके सामने जो है मूर्त, उसी के बारे में ही वो चिंतन कर सकता है ओनली। ठीक है, वो मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था होती है। 7 से 11-12 वर्ष तक के बच्चे की अवस्था है ये। तो तार्किक तथा मूर्त चिंतन, तो मूर्त का मतलब समझ में आ गया ना, जो चीज़ें आपके वास्तव में हकीकत में सामने, सिर्फ उन्हीं के बारे में आप चिंतन कर सकते हो। जो है ही नहीं, सिर्फ इमेजिनेशन, कल्पना है, वो नहीं कर सकते अभी आप। पलटावी और प्रतिक्रमणात्मक चिंतन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पलटावी चिंतन था वहाँ पे, क्योंकि वो उल्टा नहीं सोच सकता है, यहाँ पे वो पलटावी चिंतन कर सकता है। वैचारिक अवस्था, करके सीखने की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा करके सीखने लग जाता है। नियमीकरण की अवस्था, बातचीत करने का तरीका भी उसको समझ में आ जाता है। अच्छा ये बड़े हैं, इनसे ऐसे बात करनी है, अच्छा ये छोटे हैं, मतलब ये छोटा है, इसके साथ में तू मैं चल सकती है, तो वो वाली चीज़ है। संख्यात्मक ज्ञान, मतलब उसको समझ में आने लग जाता है आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है, क्षेत्रफल क्या है, आयतन क्या। आपको भी बताया कि 7 से 11-12 वर्ष तक के बच्चे इतना तो सीख ही जाते हैं यार, क्लास में जाना, स्कूल में जाना तो शुरू कर ही देते हैं। पंक्ति में खड़े होना सीख जाते हैं। सुरक्षात्मक भाव, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति आ जाती है। संरक्षणवाद, वर्गीकरण करना सीख जाते हैं। उनको आप अगर दोगे मिक्स करके, कटोरी, गिलास, चिमटा, भगोने, जो भी है ना, तो वो सब अलग कर देंगे। भाई अच्छा ये गिलास है, ये चिमटा है। या फिर आप कॉइन्स दे दो, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 3 का सिक्का, 4 का सिक्का। अच्छा 4 का सिक्का,
हाँ, देखा नहीं है ना, 3 का भी नहीं देखा है ना, कोई बात नहीं। 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, अब ठीक है, तो उनको वो अलग अलग वर्गीकृत कर देंगे। सारणीकरण, वो सारणी भी बना लेंगे, अनुरूपीकरण भी, तो ये सब चीज़ें उनमें डेवलप हो जाती है जब वो 11 से 12 वर्ष तक का होता है। अब देख लो जीन पियाजे कितना इंपॉर्टेंट है, पूरा लेक्चर आज इन्हीं पे चल रहा है ना। अब फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11-12 वर्ष से ऊपर होती है। तो अच्छा है कि इन्होंने सिर्फ शैशवावस्था और किशोरावस्था के बारे में चर्चा की है, वरना पता नहीं कितनी अवस्थाएं पढ़नी पड़ती हमें, है ना। तो अब तो हम किशोरावस्था तक आने ही वाले हैं, इसी वजह से तो ये एंड हो चुका है ना, 11-12 वर्ष के ऊपर। तो इसमें विशेषताएं, अहमूर्त या तार्किक चिंतन, तो आपसे पूछा जाए अगर अहमूर्त चिंतन कब करने लग जाता है, तो ध्यान रखना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर, मतलब जब बच्चा जो है 11-12 साल से बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे वो कल्पनाओं में खो सकता है, ठीक है। आगमनात्मक तथा निगमनात्मक तर्क देने की योग्यता, सानुपातिक चिंतन, समस्या समाधान करने की योग्यता आ जाती है, परिकल्पना बनाने की योग्यताएं, सह संबंधीकरण, सह संबंधों का परिवर्तन, निषेधीकरण, तदात्मीकरण। जो नाम याद हो जाए उनको याद कर लेना, जो नाम याद ना हो उनको लिख के छोड़ देना, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार बालक के नैतिक विकास की अवस्थाएं, तो हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंदर उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। अब हम पढ़ने वाले हैं नैतिक विकास की अवस्थाएं, जो किसने बताई है, जीन पियाजे ने बताई है, किसकी, बालक की, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार बालक के नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो इन्होंने 2 अवस्थाएं बताई है, एक परायंत अवस्था और एक सवायंत अवस्था। जो परायंत अवस्था है वो जन्म से 13 वर्ष तक की होती है, और 13 से 18 वर्ष तक की जो है वो सवायंत अवस्था है। क्योंकि आपको पता है, या तो इन्होंने शैशवावस्था की बात की है, किशोरावस्था की, तो 18 वर्ष तक तो अपन किशोरावस्था को मान सकते हैं। तो इसी वजह से आपसे अगर कोई मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जीन पियाजे के अनुसार बालक के नैतिक विकास की अवस्थाएं, तो नैतिक अवस्था की विकास की अवस्थाएं ध्यान रखना 2 हैं, और अभी थोड़ी देर पहले जो हमने विकास की अवस्थाएं पढ़ी थी वो तो 4 है, बट नैतिक विकास की पूछे तो 2 है, परायंत अवस्था और सवायंत अवस्था, ठीक है। परायंत अवस्था क्या होती है, तो इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास परिवार समाज के मूल्यों के अनुसार होता है, इसीलिए इस अवस्था को नैतिक तथा धार्मिक विकास की नींव कहते हैं। परायंत अवस्था में मतलब इस अवस्था में जब बालक का मतलब जब बालक 13 वर्ष से छोटा होता है, तो इस अवस्था में बालक का जो नैतिक विकास है वो परिवार समाज के मूल्यों के अनुसार होता है। मतलब वो उनका नैतिक विकास होता है परिवार को देखकर, समाज को देखकर, है ना। नैतिक मूल्य की, आपको पता है ना, नैतिकता तो बहुत अच्छा वर्ड है। तो विकास परिवार समाज के मूल्यों के अनुसार होता है, इसलिए इस अवस्था को नैतिक तथा धार्मिक विकास की नींव कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि नैतिक तथा धार्मिक विकास की नींव कौन सी अवस्था है, तो ध्यान रखना परायंत अवस्था होगी, ना कि सवायंत अवस्था। और किसने जिक्र किया, ये सब जीन पियाजे ने। अब हम सवायंत अवस्था का जिक्र कर लेते हैं, उसके साथ ही अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो सवायंत अवस्था, इस अवस्था में बालक जो है वो प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुसार जिन नियमों को श्रेष्ठ मानता है उनका पालन करता है, जिनको अच्छा नहीं मानता उनका पालन नहीं करता। तो देखो सवायंत अवस्था में मतलब जब वो 13 साल से बड़ा हो जाता है तो उसको ये चीज़ें समझ में आ जाती है कि अब आपको पता है समाज के अंदर कुछ रूढ़िवादी बातें आज भी चल रही है, कहीं कहीं आज भी बाल विवाह होते हैं, कहीं कहीं आज भी आटा साटा वाला सीन होता है। तो उसको समझ में आ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपने देखा होगा पापा मम्मा की थॉट को लेकर, आपकी थॉट को लेकर थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलता है ना। उनकी नज़रों में कुछ चीज़ें सही है तो आपकी नज़रों में गलत होती हैं, और तो ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से सोचते हो कि क्या सही है क्या गलत है ना। और जो सही लगता है आपको, आप उसकी पालना करते हो, जो आपको सही नहीं लगता उसको आप छोड़ देते हो। तो जब 13 साल से छोटे होते हो तब तो आप समाज से, परिवार से मूल्य सीखते हो, बट जब आप सवायंत अवस्था में आते हो, मतलब 13 वर्ष से बड़े हो जाते हो, तो प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुसार जिन नियमों को आप श्रेष्ठ मानते हो कि अच्छा समाज के ये नियम है जो अच्छे हैं उनको मैं फॉलो करूँगा, और जो समाज के अच्छे नियम नहीं है, क्या होता है समाज, है ना, वो वाली बात है। तो इसी के साथ में जीन पियाजे अपन ने ख़त्म कर दिया है, जितना था इम्पॉर्टेंट सब देख लिया। और जीन पियाजे को बहुत सारा धन्यवाद कि उन्होंने सिर्फ किशोरावस्था तक जिक्र किया था, वरना मेरी पढ़ाते पढ़ाते हालत ख़राब हो जाती है और आपकी पढ़ते पढ़ते, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जेरोम एस ब्रूनर का सिद्धांत और अधिगम के, आई थिंक ये क्या 2 लेक्चर आने हो रहे हैं, पर ये सबसे बड़ा टॉपिक था। आपने अगर सबसे पहले साइको और अधिगम कंप्लीट कर लिया, मतलब आपने आधी साइकोलॉजी कर ली है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप इनको उनके साथ भी शेयर कर सकते हो जो रीट के विद्यार्थी हैं या सेकंड ग्रेड का तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सीरियसली जिनको समझ नहीं आता कि क्या याद करूँ क्या नहीं करूँ, कैसे नोट्स बनाऊँ, तो आपको सब कुछ बना बनाया मिल रहा है। और रही बात नोट्स की, तो देखो आपको पता है जब चैनल पे 500 की फैमिली हुई थी तब मैं खुशी खुशी आपके लिए काफ़ी कुछ क्विज़ वगैरह भी स्टार्ट किए थे, राइट। तो इस बार जब
एक और मतलब एक बार 1000 सब्सक्राइबर हो जान दो तो थोड़ा खुशी, अगर थोड़ी ज़्यादा बड़ी हुई और थोड़ी जल्दी मिल गई तो आपको ये साइकोलॉजी के नोट्स उसी दिन गिफ्ट के तौर पे आपको मिल जाएंगे, ओके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने नोट्स नहीं बनाओगे। आलसपना नहीं करना है कि हाँ ये आज नहीं तो कल मैम सेंड कर ही देगी, देखो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं सेंड करूँ नहीं करूँ, बट आप लोग लिखो, आप लोगों को अपना लिखा हुआ जल्दी याद होगा। और देखो साइकोलॉजी आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ी मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।